हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास जो मैटर जो वस्तु है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैटर होता क्या है? इट इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ मास, फॉर एग्जांपल एयर, फूड, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि वो हर वस्तु जिसने कुछ ना कुछ स्पेस ले रखा है और जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, जैसे कि फूड, एयर, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स। या फिर जैसे ये टेबल है, ये नोटबुक है, या ये पेंसिल, या मैं खुद हूँ जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास है और जिसने कुछ ना कुछ स्पेस ले रखा है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर ना कोई मास होता, ना कोई उसने कोई स्पेस ले रखा होता है, तो वो चीजें क्या है? लव, रिस्पेक्ट, फीलिंग। ये सारी चीजें क्या है? ये हमारे माइंड के अंदर की चीजें हैं। तो इनके अंदर ना कोई मास होता, ना इन्होंने कोई स्पेस ले रखा होता है। थिंग्स दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर, वो क्या है? लव, रिस्पेक्ट, फीलिंग और एक्सेट्रा। उसके बाद जो हमारे पुराने टाइम के फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया था? उन्होंने कहा था कि जो मैटर वो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो कि हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। और उन्हें वो पुराने टाइम के जो फिलोसफर, वो क्या कहते थे, क्या नाम दिया था उन्होंने? उन्होंने उसका नाम दिया था पंच तत्व। ठीक है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया है। एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और एक उसकी केमिकल नेचर के बेस पे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, जैसे उन्होंने जो क्लासिफाई किया है मैटर को। ठीक है। तो सबसे पहले, all matter is made up of a large number of extremely small particles called molecules। यानी कि जो मैटर है वो किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स को जोड़ के क्या बनता है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से क्या बनता है? मैटर। यानी कि सबसे पहले, सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है? एटम। एटम से क्या बनते हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल से क्या बनता है? मैटर। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के क्या बनता है? मैटर। मैटर इस चैप्टर में हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 3 स्टेट पढ़ेंगे मैटर की, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। उनसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर उसका फिजिकल नेचर कैसा, कैसे वो दिखता है, ये सब। पहला पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये भी हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल से क्या बनता है? मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कितने स्मॉल हो सकते हैं। ठीक है। ये दो इसकी फिजिकल नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक बीकर के अंदर पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? नमक, यानी कि सॉल्ट ऐड कर दिया। तो जो पानी के जो मॉलिक्यूल है ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस है, पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है। तो जो नमक के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो पानी के अंदर जब हम उसको मिलाएंगे, पूरी तरह से उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो जब पानी के अंदर हम नमक मिलाते हो, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बिल्कुल डिजोल्व हो जाता है उसके अंदर। इसके क्या पता चलता है? यहाँ पे 2 बातें पता चलती हैं। एक तो कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, उनके अंदर स्पेस होता है। उसके अंदर जैसे पानी के मॉलिक्यूल के अंदर स्पेस है, तभी नमक उसके अंदर ऐड हो गया। और दूसरा क्या, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। जैसे कि नमक के जो पार्टिकल, वो इतनी इस ऐसी तरह मिक्स हो गए इसके अंदर कि वो दिखाई भी नहीं दे रहे, बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल था। उसके बाद हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहले है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर उसके अंदर स्पेस होता है। जो हमने अभी भी एग्जांपल किया था वाटर का और सॉल्ट का, तो मैंने बताया ना कि पानी के जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर स्पेस है। जैसे कि ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर स्पेस है। तो जब हम उसके अंदर सोल्ट ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, तो जो नमक के जो पार्टिकल्स है वो इसके स्पेस के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो यही है इसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक कमरे में अगरबत्ती लगा दी, उसके अंदर से क्या धुआं निकल रहा है? स्मोक निकल रहा है।
तो क्या होगा, उसकी वो भी तो पार्टिकल्स ही हैं, जो धुएँ के अंदर जो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स तो हैं ही, तो क्या है कंटीन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और जो ये जो एग्ज़ाम्पल लिया था हमने पानी और नमक का, इसके अंदर भी क्या है कि वो एक जगह रुकेंगे थोड़ी ना, वो क्या करते हैं में कंटीन्यूअसली मूव करते रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कॉइन लिया, उसके ऊपर हमने एक हैमर से अटैक किया, तो उसके जो सॉलिड है, ये कॉइन जो एक सॉलिड है, तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि उस हैमर से इसके ऊपर अटैक करने से भी क्या होगा, इसके पार्टिकल्स अलग नहीं होंगे, क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सॉलिड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पर यहीं अगर हमारे पास एक लिक्विड है, पानी ले रखा हमने, अगर उसके अंदर हम ऐसे हाथ डालेंगे तो क्या है, ईज़िली उसके अंदर हाथ चला जाएगा, तो उसकी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। तो यही है कि अट्रैक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। अट्रैक्शन उसकी सॉलिड के अंदर भी है, लिक्विड के अंदर भी है, और अगर हम गैस ले लेंगे तो अट्रैक्शन उसके उसके अंदर भी अट्रैक्ट करके रखते हैं। पर उसकी अट्रैक्शन कितनी है, वो डिपेंड उसकी अलग-अलग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। सो अब करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट होती हैं। सबसे पहले है सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर है गैस। सो सबसे पहले करते हैं सॉलिड क्या होता है। इट इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। कि ये वो स्टेट है मैटर की जिसके अंदर किसी भी मैटर का, किसी भी वस्तु का मास डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होती है एंड शेप डेफिनेट होती है। यानी कि मास, वॉल्यूम और शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, एक वो डेफिनेट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, इसकी शेप डेफिनेट है, इसको मैं प्रेस कर दूंगी, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो और मास, इस पेंसिल का जो मास है वो डेफिनेट है, इस साइज में इसका मास डेफिनेट है, ये अपने आप तो ज़्यादा कम नहीं हो सकता ना, डेफिनेट ही रहेगा। अगर वो अलग बात है, मैं इसको शार्प करूंगी तो इसका मास कम हो जाएगा, पर अपने आप तो इसका मास ज़्यादा और कम नहीं होगा। और वॉल्यूम, जैसे ये नोटबुक है, ये टेबल पे रखी हुई है, तो इसने इतना स्पेस ले रखा है, यानी कि इसकी इतनी वॉल्यूम है। ये टेबल पे रखी है तो भी इसने इतना स्पेस ले रखा है, अगर इसको मैं ज़मीन पे रख दूंगी तो भी ये इतना स्पेस लेगी। तो क्या है, जो सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, मास डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होती है। वो खुद से चेंज नहीं हो सकती अनलेस हम उसे चेंज करें। सेकंड पॉइंट है लिक्विड। इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज अ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम बट हैज नो डेफिनेट शेप। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर की क्या होती है, खुद की एक डेफिनेट शेप नहीं होती। अगर उसको ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर हम उसे एक कटोरी में डालेंगे तो लिक्विड जो पानी है उसकी शेप ले लेगा, अगर बोतल में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगा। तो उसकी शेप क्या डेफिनेट नहीं होती, पर उसका मास डेफिनेट होता है। यानी कि अगर 1 लीटर पानी लिया हमने तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उसे चाहे बोतल में डाल लो, चाहे ग्लास में डाल लो या किसी और बर्तन में डाल लो, ठीक है। और उसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट, और एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। जैसे कि 1 लीटर पानी है, उसे हम बोतल में डालेंगे तो भी उस उतना स्पेस लेगा, उतनी वॉल्यूम होगी उसकी। और उसे किसी और बर्तन में डालेंगे तो भी वो 1 लीटर पानी जितना स्पेस लेता है उतना ही स्पेस लेगा, उसकी लेवल इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट है गैस। इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज अ डेफिनेट मास बट हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस होती है ना, उसका एक डेफिनेट मास होता है, यानी कि गैस को भी हम लीटर में ही लेते हैं। जैसे हमने 1 लीटर गैस ले ली तो उसका मास तो उतना ही रहेगा, पर उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी। उसे अगर हम किसी कंटेनर, जैसे बॉक्स के कंटेनर में डाल देंगे तो क्या होगा, उसकी शेप पूरे उसमें, गैस पूरे उसमें फैल जाएगी कंटेनर में, तो उसकी शेप होगी। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल देंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, पूरी उसमें फैल जाएगा, तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। ये नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे कि एक बॉक्स टाइप के कंटेनर में हमने गैस को डाल दिया तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएंगे, ठीक है। और एक अगर हम सिलेंड्रिकल उसमें डालेंगे गैस को कंटेनर में, तो उसके भी मॉलिक्यूल उसके अंदर पूरे फैल जाएंगे। ये नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ तक ही फैलेंगे या फिर यहाँ तक ही फैलेंगे, पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए क्या है, गैस की एक डेफिनेट मास तो होता है, रहेगी वो उतनी। एक बॉक्स के कंटेनर में डालेंगे तो भी वो 1 लीटर गैस ही रहेगी, और एक सिलेंड्रिकल में डालेंगे तो भी 1 लीटर ही रहेगी, पर उसकी कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती, वो उस कंटेनर के अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज कर लेगी।
सो अब करेंगे डिफरेंस बिटवीन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर की तीन स्टेट है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। पहले ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, एक बॉक्स, इसके अंदर सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं। तो क्या, तो इनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ये बहुत टाइटली पैक्ड है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे। तो इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ये टाइटली पैक है। तो इनके जो अंदर के जो इंटरमोलिकुलर यानी कि मोलिक्यूल के अंदर की जो फोर्स है, एक दूसरे के बीच की जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रोंग है, तो इजिली ब्रेक नहीं होंगे। सो जो पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, उनके बीच की फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, एक दूसरे को बहुत टाइटली इन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए ये टूटेंगे नहीं। तो वो जो इनके बीच की जो फोर्स है उसे ही कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, और वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे अगर लिक्विड की, तो लिक्विड का डायग्राम अगर हम बनाएं, तो जो लिक्विड के की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो बहुत वीक होती है, क्योंकि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है। तो उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत कम होती है, इनके बीच में गैप है ना, तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है। और जो गैस होती है उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये गैस के पार्टिकल तो एक इस कोने में, एक इस कोने में, एक इस कोने में, एक यहाँ पे, इधर उधर, इसके के अंदर की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत कम है, बहुत दूर दूर हैं ये पार्टिकल्स एक दूसरे से। तो इसलिए इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत वीक है। ठीक है, अगला पॉइंट है वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब इसी डायग्राम से अगर हम देखें कि वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, कि इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स हैं उनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बहुत कम है। तो जो सॉलिड होते हैं उनके बीच के जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। और अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस है इनके बीच में। और अगर हम बात करें गैस की, वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो जो गैस होते हैं उसके जो मोलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। सो थर्ड पॉइंट है वो है हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो सॉलिड होती है उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, जो लिक्विड होती है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती पर एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और जो गैस होती है उसकी कोई ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। फोर्थ पॉइंट है हाई डेंसिटी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो सॉलिड होता है उनका जो डेंसिटी वो बहुत हाई होती है। जैसे कि डेंसिटी हाई मतलब ये एक दूसरे से, जो सॉलिड के जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से टाइटली पैक है, तो इनकी डेंसिटी क्या है, बहुत हाई है। और बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे आने के बाद वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, इनकी पिघलना शुरू हो जाए। तो सॉलिड है वो एकदम से इतना इजली नहीं पिघलते या एक जल्दी नहीं उबलते, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी वो हाई होती है। और अगर बात करें हम लिक्विड की, तो उनकी डेंसिटी लो होती है क्योंकि टाइटली पैक नहीं है एक दूसरे के साथ, और इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है इन कंपैरिजन सॉलिड। और जो गैस है उसकी डेंसिटी क्या होती है, बिल्कुल ही कम होती है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही नहीं। सो लास्ट पॉइंट है सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो और गैसेस कैन फ्लो। तो सॉलिड कैन नॉट फ्लो, तो जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि ये एक दूसरे से टाइटली पैक, इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी होता, इनकी फ्लूडिटी नहीं होती है। और जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, इजिली बह सकते हैं, जैसे पानी इजिली बह सकता है। पर सॉलिड अगर देखे, जैसे पेन है, ये बह थोड़ा ना सकता है, ये तो गिरा दूंगी तो चल तो सकता है पर बह नहीं सकता ना। तो लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। और गैस गैस तो इजिली फ्लो कर ही सकती हैं, किसी कमरे में किसी कॉर्नर में अगरबत्ती लगा दो तो उसका धुआं पूरे रूम में चला जाता है, इजिली बहते धुआं पूरे रूम में चला जाएगा, तो इजिली फ्लो कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैन मैटर चेंज इट स्टेट। जो हमने अभी 3 स्टेट पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या ये चेंज हो सकती हैं? अगर हम सॉलिड से लिक्विड में करना चाहें, लिक्विड से गैस में करना चाहें, तो क्या हो सकती है? सो यस, मैटर कैन चेंज इट स्टेट्स। सो उसके 2 रीज़न होते हैं, 2 इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, हम टेम्परेचर चेंज करके इनकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये हम पढ़ेंगे अभी। पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे के या उसका टेम्परेचर कम करके, जैसे कि हम सॉलिड सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से हम गैस में चेंज कर सकते हैं। और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके हम एक दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर क्या, या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड आइस क्यूब ले लो, बर्फ़, अगर उसको हम रख देंगे बाहर धूप में, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और लिक्विड को अगर हीट देंगे हम, और लिक्विड से हम गैस में चेंज कर सकते हैं। जैसे लिक्विड को हीट देंगे, यानी कि पानी को उबालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, भाप बन के उड़ने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस में स्टेट में चेंज हो जाएगा हीट देने पर। और ये इसका अपोजिट भी हो सकता है। ये तो टेम्परेचर हमने ज़्यादा दिया तब चेंज हुआ। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दे, बिल्कुल कम कर दे, तो गैस क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और लिक्विड क्या है, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो गैस लिक्विड में चेंज कैसे होगा, तो गैस से हम अगर कूल करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो सकता है। और लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, जैसे फ्रीज में अगर हम पानी रख देंगे तो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, लिक्विड से हम सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। अब पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ये हमने जब पीछे डिफरेंस किए थे तीनों स्टेट के तब भी पढ़ा था। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे हमारे जो स्टेट है, मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि उस टेम्परेचर पे लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाएगा। बॉईल करेंगे, बॉईल का मतलब क्या होता है, उबालना। जब हम लिक्विड को उबालेंगे तो वेपर में चेंज हो जाएगा। पर जिस टेम्परेचर पे आने के बाद वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो गया, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और सेम ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट। कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर के इफेक्ट से कैसे हमारी स्टेट चेंज होगी। सो सबसे पहले लिक्विड, सॉलिड और गैस, हम तीनों की स्टेट चेंज करेंगे। तो लिक्विड से गैस में कैसे होगी, वेपराइजेशन, जो हमने पीछे पढ़ा था, लिक्विड को बॉईल करेंगे तो उसके वेपर बन जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद गैस से लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कि इस यहाँ पे जो प्रेशर ना चेंज होगा, प्रेशर की वजह से जो चेंज होगा, गैस को हम अगर कंडेंसेशन की प्रोसेस से लिक्विड में करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई भी हम गैस ले, उसको अगर हम प्रेशर, उस पर अगर प्रेशर डालेंगे, प्रेस करेंगे उसके, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर के अंदर जो हम गैस फिल करते हैं वो क्या होती है, गैस की फॉर्म में होती है, पर उसको जब हम फिल करते जाएंगे, उस पर प्रेशर डालते जाएंगे तो क्या हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो एलपीजी का नाम, जो हमारे घरों में सिलेंडर यूज़ करते हैं, कौन सा एलपीजी, उसका नाम क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यानी कि वो गैस जो लिक्विड फॉर्म में है, और वो गैस से लिक्विड में कैसे चेंज हुई है, कंडेंसेशन से। उसके बाद गैस और सॉलिड, तो गैस से सॉलिड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपोजिशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फ्रीज़र है, फ्रीज़र के अंदर क्या होते हैं, जो गैस होती है ना वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा आपकी जो फ्रीज़र है उसके अंदर चारों तरफ ना सॉलिड, यानी कि बर्फ़ जमी होती है। तो उसके अंदर कोई लिक्विड तो होता नहीं, उसके आस-पास ऊपर साइड में नीचे बर्फ़ कैसे जमती है, जो गैस होती है, जो ठंडी गैस होती है फ्रीज़र के अंदर, वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाती है। उसी प्रोसेस को कहते हैं डिपोज़िशन। और अगर इसका अपोज़िट करें, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें, तो उस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे कपूर होता है, सबके घर में होता है। कपूर को अगर हम जलाएँगे तो क्या होगा, कोई लिक्विड थोड़ा ना टपकेगा उसके अंदर से, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा,
डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सॉलिड है वो गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट है सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का तो बिल्कुल आसान है। लिक्विड से सॉलिड में कैसे होगा? सॉलिडिफिकेशन, यानी कि लिक्विड को अगर हम फ्रीज कर देंगे, बर्फ बना देंगे उसकी, तो कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉलिड से लिक्विड में, यानी कि सॉलिड बर्फ को ही अगर हम बाहर रख देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को कहेंगे फ्यूजन। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये सारी प्रोसेस के नाम याद रखने इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? द स्लो passing of molecules of a liquid into gaseous state at a temperature below its boiling point। यानी कि डायरेक्ट जो सॉलिड से, सॉरी, डायरेक्ट लिक्विड से गैस की स्टेट में हम कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, और वो भी बिना बॉइलिंग पॉइंट के। हमने पीछे पढ़ा था ना कि लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेपर बन जाते हैं, सब कन्वर्ट होता है। पर वेपर कब बनेंगे? जब उसको बॉईल करेंगे। पर इसमें क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को कहते हैं, या उस टेम्परेचर को हम कहेंगे इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गर्मियों के दिन है, धूप में गर्म छत है या गर्म फर्श हमारा, उस पर एक गिलास पानी डाल देंगे हम, तो क्या होगा, उसको उबाल थोड़ा ना रहे हैं, पर फिर भी क्या हो जाएगा, वो थोड़ी देर में भाप बन के उठ जाएगा। सो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। या फिर एक और एग्जांपल अगर हम देखें, सो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, केमिकल नेम उसका एसीटोन होता है। अगर हम उसे हथेली पे रखेंगे, अगर हथेली पे उसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा भाप बन के। और वो भाप बन के कैसे गायब होगा? जो हमारे हाथ है, हथेली, उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा और भाप बन के उठ जाएगा। तो वो प्रोसेस होती है इवेपोरेशन। इसके दो पॉइंट है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है कि सरफेस पे ही होगा, जैसे हथेली है, सरफेस पे ही इवेपोरेशन हुआ है, जमीन पे उन्हें पानी डाला तो सरफेस पे ही इवेपोरेशन होगा। दूसरा है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये पॉइंट क्या है कि जब इवेपोरेशन होगा ना, तो इवेपोरेशन होने के बाद जो सरफेस वहाँ पे ठंड हो जाएगी, यानी कि वो सरफेस ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में जब पानी डालते हैं छत पे, इसलिए डालते हैं कि थोड़ी गर्मी कम हो जाए, ठंडी हो जाए, आसपास का हमारा सरफेस, आसपास का एरिया ठंडा हो जाए। तो क्या होता है कि वो जब इवेपोरेशन होती है तो आसपास के एरिया की हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, तभी इवेपोरेशन होती है। अगर उस एरिया की हीट कोई एब्जॉर्ब कर लेगी तो वहाँ पे हीट नहीं बचेगी, तो क्या हो जाएगा, वो एरिया ठंडा हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी। इसीलिए इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वो कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा ही इवेपोरेशन होगा। जितनी, यानी कि पानी का गिलास अगर हम ज़मीन पे ऐसे छत पे डालें, जितनी दूर तक डालेंगे, जितने दूर तक पानी जाएगा, जितना वो सरफेस ज़्यादा लेगा उतना जल्दी इवेपोरेट होगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस इंक्रीज करेंगे उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा छत गर्म होगी हमारी और उसके ऊपर हम पानी डालेंगे उतना ही जल्दी वो इवेपोरेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इसमें क्या है, जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, हुमस। हुमस क्या होती है, जो हमारे आसपास की एयर होती है, हवा होती है, उसके अंदर वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल पहले से ही हैं तो इवेपोरेशन नहीं होगा जल्दी। तो अगर जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी उतना जल्दी जो हमारा वाटर है वो इवेपोरेट होगा, यानी कि हमारा जो लिक्विड है उतना जल्दी गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर एयर में पहले से वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब हवा चलती है तो क्या, जैसे हमने छत पे कपड़े सुखाए हैं गर्मियों के दिन में, तो ये चीज़ देखना, अगर हवा चल रही है तो जल्दी ज़्यादा सूखेंगे इन कंपैरिजन ऑफ एक नॉर्मल दिन होगा, सिर्फ धूप है, सूख तो जाएंगे, पर जिस दिन हवा चल रही होगी उस दिन और जल्दी ज़्यादा सूखेंगे। तो जितनी तेज़ हवा चलेगी उसने क्या हो जाएगी, हवा चलेगी तो जो आसपास हमारे एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स को वो फ्लो करके ले जाएगी, बहा के ले जाएगी हवा, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। तो जितने, तो क्या कर देगी, इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देंगे, जितनी तेज़ हवा चलेगी इवेपोरेशन उतना जल्दी इंक्रीज होगा। So if you like my video, please do like, comment, share and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.